Assalamu alaikum. Computer Architecture, course code EEE440. I am Sidra Naeem, lecturer from Department of Electrical and Computer Engineering. Okay, the first chapter of computer architecture is basically computer abstraction and technology. First of all, we'll discuss some classes of computer. There are basically three main classes of computer: desktop computers, server computers, embedded computers. Desktop computers are basically general purpose computers which includes variety of software subject to cost performance trade-off. डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आपके पास एक बेसिकली जनरल पर्पस के सिस्टम्स होते हैं जिनमें आप स्पेसिफिकली टास्क परफॉर्म नहीं करते बल्कि आप कोई भी टास्क परफॉर्म कर सकते हैं. वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर्स भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिव होते हैं. नेक्स्ट है हमारे पास सर्वर कंप्यूटर्स. सर्वर कंप्यूटर्स बेसिकली नेटवर्क बेस्ड होते हैं, नेटवर्क ओरिएंटेड होते हैं. ठीक है. हाई कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू डेस्कटॉप कंप्यूटर. दे आर बेसिकली परफॉर्मेंस एंड रिलायबल. परफॉर्मेंस भी इनकी कंपैरेटिवली बेहतर होती है. रेंज फ्रॉम स्मॉल सर्वर टू बिल्डिंग साइज. साइज़ भी इसका वेरी करता है. एक स्मॉल सर्वर से लेकर बिल्डिंग साइज़ के सर्वर तक भी आपके पास ये कंप्यूटर्स अवेलेबल होते हैं. नेक्स्ट एम्बेडेड कंप्यूटर्स. हिडन एज कंपोनेंट्स ऑफ सिस्टम, स्ट्रेंथ इन पावर, परफॉर्मेंस, कॉस्ट कंस्ट्रेंट. एम्बेडेड कंप्यूटर्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके पास जिस तरह की एम्बेडेड चिप्स होती हैं. लेट सपोज आपके पास एक डीएसपी का प्रोसेसर है. ठीक है. स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का जो कि कुछ स्पेशलाइज्ड टास्क परफॉर्म कर रहा होता है. ठीक है. बट यू विल लर्न हाउ प्रोग्राम्स आर ट्रांसलेटेड इनटू मशीन लैंग्वेज. प्रोग्राम क्या है? लेट सपोज आपने जावा में एक गेम डिज़ाइन की है. अब आप लोगों ने गेम डिज़ाइन कर ली है. वो गेम इवेंचुअली किस तरह से एग्जीक्यूट होगी कि आपके हार्डवेयर को पता चले कि यही वाला गेम है. हार्डवेयर ने उसको किस तरह से एग्जीक्यूट करवाना है. हार्डवेयर की जो लैंग्वेज रीडेबल है दैट इज़ बेसिकली मशीन लैंग्वेज 0 और 1. उसको बाकी किसी लैंग्वेज से कोई कंसर्न नहीं है कि उसके ऊपर आपने जावा यूज़ की है, सी यूज़ की है, सी प्लस प्लस की है, सी हैश की है. ठीक है. तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस, इसमें हम थोड़ा सा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटरफेस भी देखेंगे. व्हाट डिटरमिन्स प्रोग्राम परफॉर्मेंस. अच्छा, आपने एक प्रोग्राम लिखा है और आप ये किस तरह से डिटरमिन करेंगे कि उसकी परफॉर्मेंस कितनी बेहतर है. आप इवेल्युएट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को. और अगर आपने इवेल्युएट कर लिया है तो हाउ इट कैन बी इम्प्रूव्ड. परफॉर्मेंस बेहतर कैसे हो सकती है. हाउ डिज़ाइन हार्डवेयर डिज़ाइनर इम्प्रूव परफॉर्मेंस. अच्छा, अब प्रोग्राम की परफॉर्मेंस में ना दो मेन चीज़ें हैं, एक सॉफ्टवेयर लेवल पर और एक हार्डवेयर लेवल पर. सॉफ्टवेयर लेवल का मतलब ये है कि आप सॉफ्टवेयर के तरीके से या आपने जो प्रोग्राम लिखा है आप उसको किस तरह से बेहतर बना सकते हैं. ठीक है. और हार्डवेयर लेवल पर किस तरह से. सॉफ्टवेयर लेवल की मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. आप लोगों ने सी लैंग्वेज तो पढ़ी होगी, आपको आइडिया होगा. आप लोग फंक्शन कब बनाते हैं, वो पीस ऑफ कोड फंक्शन में ऐड करते हैं जो बार बार कॉल हो रहा होता है. ठीक है. बजाय इसके कि आप उसको हर दफ़ा लिखें, आप उसको फंक्शन बना देते हैं और फंक्शन को कॉल करते रहते हैं. इससे एडवांटेज क्या होता है, आपकी नंबर ऑफ लाइंस कम हो जाती हैं कोड की. अब आपने अपनी कोड की परफॉर्मेंस बेहतर की है बाय रिड्यूसिंग नंबर ऑफ लाइंस एंड बाय इंट्रोड्यूसिंग फंक्शन. ठीक है. अच्छा, उसके बाद ये व्हाट इज़ पैरेलल प्रोसेसिंग. पैरेलल प्रोसेसिंग क्या है. अंडरस्टैंडिंग परफॉर्मेंस. सबसे पहले हम परफॉर्मेंस देख लेते हैं कि परफॉर्मेंस होती क्या है. अच्छा, अब इसमें ना कुछ चीज़ें थोड़ी सी रीड करने वाली हैं. दैट इज़ बेसिकली एल्गोरिथम. एल्गोरिथम क्या है. डिटर्मिन्स नंबर ऑफ ऑपरेशंस एग्जीक्यूटेड, कि आपने कितने ऑपरेशंस एग्जीक्यूट करवा रहे हैं एक प्रोग्राम में. दिस इज़ बेसिकली एल्गो. एल्गो आइडिया होगा आपके पास जिसमें ऑपरेशंस होते हैं, टास्क होती हैं. ठीक है. अच्छा, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कंपाइलर, आर्किटेक्चर. डिटरमिन नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर ऑपरेशन. अब आर्किटेक्चर क्या चीज़ बता रहा होता है. कंप्यूटर आर्किटेक्चर ये चीज़ बता रहा है आपके पास कि कितनी नंबर ऑफ मशीन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो रही हैं एक ऑपरेशन में. लेट सपोज मेरे पास एक डायमंड शेप का ऑपरेशन है और उसमें मेरे पास कोई डिसीजन हो रहा है. अब उस एक डिसीजन के अंदर कितनी मशीन इंस्ट्रक्शंस चल रही हैं. दिस इज़ बेसिकली एन आर्किटेक्चर. ठीक है. प्रोसेसर एंड मेमोरी सिस्टम. सिंस हम बात करें बार बार प्रोग्राम्स की, तो इसका मतलब है आपके पास प्रोग्राम कहीं ना कहीं सेव हो रहा होगा, तो डेफिनेटली आपके पास कोई ना कोई मेमोरी रिक्वायर्ड होगी जो कि प्रोग्राम को स्टोर कर रही होगी. ये बेसिकली डिटरमिन करता है हाउ फास्ट इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड. जितनी अच्छी आपके पास मेमोरी होगी आपके पास डाटा उतना ही स्टोर रहेगा. अब फास्ट में इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन में आपके पास आ जाती है रैम, हार्ड डिस्क, कैशे मेमोरी. हमारे पास जो फास्ट एग्जीक्यूशन से मतलब होता है वो कैशे मेमोरी होता है. कैशे क्या होती है, आपके पास बहुत जल्दी डाटा को एक्सेस कर रहा होता है. ऑल द स्मॉल साइज होता है लेकिन डाटा को जल्दी एक्सेस कर रहा होता है.
अच्छा, और जो लास्ट थिंग है दैट इज बेसिकली एन आईओ सिस्टम. IO system determines how fast IO operations are executed. IO operations means input output devices. Let's suppose आपने एक इनपुट दी है प्रिंटर को कि एक टास्क परफॉर्म करना है. प्रिंटर ने वो टास्क परफॉर्म किया और आपको आउटपुट पर एक पेज प्रिंट करके दे दिया. अब इसमें जितने स्टेप्स इन्वॉल्व हैं उस IO मशीन के बाकी सारे, ये बेसिकली आपके पास फास्टेस्ट होनी चाहिए, आपके सिस्टम को वेट ना करना पड़े. बिलो योर प्रोग्राम. अच्छा, अब इसमें ना ज़रा देखिए, एक हार्डवेयर लेवल है, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है बेसिकली? ये आपके पास रिटर्न इन हाई लेवल लैंग्वेज, जिससे आपने एक जावा का कोड बनाया, आपने कोई अपनी एप्लीकेशन बना ली, ठीक है. सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ना आपके पास आ जाता है कंपाइलर, जो कि ट्रांसलेट करता है एक हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में. फिर आ जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सर्विस कोड होता है जो कि हैंडल कर रहा होता है इनपुट आउटपुट को, मेमोरी को मैनेज कर रहा होता है और स्टोरेज को. स्केजुलिंग टास्क एंड शेयरिंग रिसोर्सेज. स्केजुलिंग टास्क एंड शेयरिंग रिसोर्सेज मीन्स अगर कोई टास्क जो है वो वेटिंग स्टेट पर चला गया है तो उस टास्क की जगह किसी और टास्क को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दे, या रिसोर्स की शेयरिंग हो. जो लास्ट चीज़ है दैट इज़ बेसिकली हार्डवेयर विच इंक्लूड प्रोसेसर, मेमोरी, आईओ कंट्रोलर. अब हार्डवेयर के अंदर आपके पास प्रोसेसर भी आ रहा है, उसकी मेमोरी भी है, आईओ कंट्रोलर भी है, जितने रिसोर्सेज हैं, शेयरिंग रिसोर्सेज, शेयर्ड रिसोर्सेज, वो भी इंक्लूडेड है. अच्छा, लेवल ऑफ प्रोग्राम कोड. प्रोग्राम करना लेवल क्या है? सबसे पहले आपने एक सी में कोड लिखा है. ये सी में ना छोटा सा स्वैपिंग का कोड है जो कि दो वेरिएबल्स को स्वैप कर रहे हैं, ठीक है. ये सी का कोड कन्वर्ट हुआ है असेंबली लैंग्वेज में विद द हेल्प ऑफ दिस कंपाइलर. कंपाइलर ने इस कोड को कन्वर्ट कर दिया असेंबली लैंग्वेज में. अब असेंबली लैंग्वेज में क्या चीज़ है? इंस्ट्रक्शंस है. सी में आपने एक यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज है ना, आप अपनी मर्जी से फंक्शंस बना सकते हैं, वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है आपके पास, ठीक है. अब असेंबली लैंग्वेज में ना आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं, आपने इन्हीं इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करना है. जिसका ADD है ना, तो अब आपने एडिशन के लिए ADDITION नहीं लगा सकते, आपने ADD ही यूज़ करना है इंस्ट्रक्शन के लिए, ठीक है. इसमें फिर रजिस्टर्स आ जाते हैं. उसमें वेरिएबल्स थे हाई लेवल लैंग्वेज में, जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें आपके पास रजिस्टर्स आ जाते हैं क्योंकि वो हार्डवेयर लेवल बेस्ड होती है. और जो लास्ट है दैट इज़ बेसिकली मशीन लैंग्वेज, बाइनरी मशीन लैंग्वेज, जो कि 0 और 1 की फॉर्म में होती है. अब हाई लेवल लैंग्वेज है क्या? लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन क्लोजर टू प्रॉब्लम डोमेन, आपकी ना प्रॉब्लम से बहुत क्लोजली डील कर रहा होता है. आप हाई लेवल लैंग्वेज का कोड देखते हैं तो आपको प्रॉब्लम समझ आ जाती है, अच्छा ये काम कर रहा है. असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से नहीं कि आप डायरेक्ट कोड देखें और आप बता दें अच्छा ये स्वैपिंग कर रहे हैं, आपको समहाउ थोड़ा टाइम लगता है इंस्ट्रक्शंस को समझने में. प्रोवाइड्स फॉर प्रोडक्टिविटी एंड पोर्टेबिलिटी. असेंबली लैंग्वेज टेक्सचुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस. इंस्ट्रक्शंस हैं इसमें, इंस्ट्रक्शंस के अलावा कुछ भी नहीं है और रजिस्टर्स पर काम हो रहा है. हार्डवेयर रिप्रेजेंटेशन क्या है? बाइनरी डिजिट, बिट्स हैं, इनकोडेड इंस्ट्रक्शंस एंड डाटा. अच्छा, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या है? द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर. हमारे पास एक कंप्यूटर है, उसके अंदर जिसका कंट्रोल है, डाटा पाथ है, फिर उसकी आईओ डिवाइसेस हैं, उसकी मेमोरी है, ठीक. आप उसकी परफॉर्मेंस किस तरह से एवेल्युएट कर रहे हैं, और कंपाइलर क्या कर रहा है, और बीच में जो इंटरफेस है ये क्या है. सेम कंपोनेंट्स फॉर ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर. ऑल काइंड ऑफ कंप्यूटर मीन डेस्कटॉप कंप्यूटर, सर्वर कंप्यूटर, एम्बेडेड कंप्यूटर, जो हमने सबसे पहले वाली क्लास में पढ़ा है, अभी इसकी क्लासेस पढ़ी हैं. उसके बाद है इनपुट आउटपुट इंक्लूड्स यूज़र इंटरफेस डिवाइसेस, डिस्प्ले, कीबोर्ड, माउस. इनपुट आउटपुट क्या होती है? आप इनपुट ले रहे हैं और उसके अगेंस्ट आपके पास कोई आउटपुट आ रही है. जैसे आपने कीबोर्ड से कोई प्रेस किए तो उसके अगेंस्ट आपके पास एक आउटपुट डिस्प्ले आ जाएगी, ठीक है. स्टोरेज डिवाइसेस क्या होती हैं? जो कि डाटा को स्टोर कर रही होती हैं आपके पास. हार्ड डिस्क है आपके पास, CDs हैं, फ्लैश मेमोरी है, DVD है, USBs हैं. अब ये सारी ना आपके पास डाटा को स्टोर कर रही होती हैं. इसमें दो मेन कैटेगरीज हैं, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल. फिर हमारे पास है लास्ट नेटवर्क एडॉप्टर्स. नेटवर्क एडॉप्टर्स क्यों यूज़ होते हैं? कम्युनिकेशन के लिए विद कंप्यूटर, कम्युनिकेशन के लिए भी और रिसोर्स शेयरिंग के लिए. आपने रिसोर्सेज को शेयर करना है तो अभी आप नेटवर्क एडॉप्टर्स यूज़ करते हैं. अब एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर क्या है? ये तो बहुत बेसिक सी एक पिक्चर है कि आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है, इसकी ये जो है आपके पास इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड, ये आपके पास नेटवर्क केबल है, और माउस जो है आपके पास इनपुट डिवाइस है. अब इनसाइड द प्रोसेसर. प्रोसेसर मीन CPU. इसके अंदर है क्या? आपके पास डाटा पाथ है, परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डाटा. कंट्रोल पाथ है,
सीक्वेंस डेटा पाथ मेमोरी, कैश मेमोरी, स्मॉल फास्ट स्टैटिक रैम मेमोरी फॉर इमीडिएट एक्सेस टू डेटा। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं डेटा पाथ को। डेटा पाथ क्या है? परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन डेटा। इसका मतलब ये है कि जितना भी डेटा पर ऑपरेशन हो रहा है वो सारा का सारा इंक्लूड होता है डेटा पाथ में। अब इसका मतलब क्या है? लेट्स सपोज आपके पास दो वेरिएबल्स हैं ए और बी, आप उसमें एडिशन का टास्क परफॉर्म हो रहा है, ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है एडिशन का, ठीक है जी। अब ये जो एडिशन का ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है, ये सारा जो सारा है कि सबसे पहले दो वेरिएबल्स लोड होंगे, उनको रजिस्टर साइन होंगे, उसके बाद वो एएलयू में जाएंगे, एडिशन परफॉर्म होगी। एएलयू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, उसमें एडिशन परफॉर्म होगी और उसके बाद आपके पास आउटपुट आ जाएगी, फिर दोबारा से डाटा राइट होगा रजिस्टर फाइल में। ये सारा का सारा जो पाथ बन रहा है ये सारा डाटा पाथ है, ठीक। अब नेक्स्ट आ जाता है कंट्रोल पाथ। सीक्वेंसेस डेटा मेमोरी, नेम इंडिकेट कर रहा है कंट्रोल पाथ मीन्स ये ओवरऑल कंट्रोल कर रहा है, ये डेटा पाथ को भी कंट्रोल कर रहा है और मेमोरी को भी। ये सिग्नल जनरेट कर रहा होता है। लेट्स सपोज अगर किसी कोई फ्लैग है, 0 बिट का कोई फ्लैग है, वो हाई करना है, तो ये कंट्रोल पाथ का काम है कि वो फ्लैग हाई करे, प्रोसेसर को सिग्नल दे कि यहाँ पर ये फ्लैग हाई हो गया है तो ये वाला टास्क परफॉर्म हो जाए, ठीक है। जितना भी कंट्रोलिंग चीज़ है ना वो सारी की सारी आपके पास कंट्रोल पाथ में आ जाती है। उसके बाद है आपके पास कैश मेमोरी। अब कैश मेमोरी क्या है? स्मॉल फास्ट स्टैटिक रैम मेमोरी फॉर इमीडिएट एक्सेस टू डेटा। आपके पास सीपीयू के अंदर होती है ये मेमोरी, रैम हार्ड डिस्क ये सारी सीपीयू से बाहर होती है। जो कैशे है वो सीपीयू के अंदर है। अब सीपीयू के अंदर है तो इसका मतलब है इसका साइज छोटा है। सीपीयू के अंदर आप बहुत बड़ी रैम मेमोरी तो नहीं एडजस्ट कर सकते ना। अब इसका साइज छोटा है, इसका मतलब है इसमें सिर्फ वो वाला डाटा आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमें नियर फ्यूचर में चाहिए, हम इसमें सिर्फ वही डाटा रखते हैं। जो नियर फ्यूचर में आपको डाटा नहीं रिक्वायर्ड, आप उसको कैश मेमोरी में नहीं प्लेस करते। दिस इज बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी विच स्टेट्स कि आपने जो नियर फ्यूचर में डाटा है, जो बार बार एक्सेस हो रहा है डाटा, आप वो कैश मेमोरी में प्लेस करें। जो लीस्ट रिसेंटली यूज डाटा है आप वो कैश में प्लेस ना करें। अच्छा, सेफ प्लेस फॉर डाटा। अब डाटा को प्लेस करने की सेफ क्या है मोड? दो मेन मोड्स हैं, एक वॉलेटाइल मेन मेमोरी और एक नॉन वॉलेटाइल सेकेंडरी मेमोरी। वॉलेटाइल मेन मेमोरी क्या है कि जैसे ही आपके पास पावर ऑफ होगी आपके पास डाटा जो है वो ख़त्म हो जाएगा। नॉन वॉलेटाइल क्या है? आपके पास बेशक पावर ऑफ हो जाए सिस्टम, आपके पास जो डाटा आपने स्टोर किया है उस मेमोरी में वो एज इट इज़ रहेगा। इसमें क्या कौन कौन सी आ जाती है? मैग्नेटिक डिस्क है, फ्लैश मेमोरी है एंड ऑप्टिकल डिस्क। नेटवर्क्स, सबसे मेन चीज़ नेटवर्क की क्या है? कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होता है, रिसोर्स शेयरिंग के लिए यूज़ होता है। अब इसमें ना 3 कैटेगरीज हैं, लैन, वैन एंड वाईफाई। लैन की क्या है? आपके पास ईथरनेट है, विद इन अ बिल्डिंग अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है तो आप जाएंगे ईथरनेट पर। अगर आपने वाइड एरिया नेटवर्क बियॉन्ड द बिल्डिंग आपने कनेक्शन वो करनी है, कम्युनिकेशन करनी है, तो आप इंटरनेट पर जाएंगे, दैट इज़ बेसिकली वैन। और वायरलेस नेटवर्क मीन्स कनेक्टिविटी नहीं है आपके पास, इसके लिए वाईफाई है और ब्लूटूथ डिवाइसेस। अब दोनों में डिफरेंस है, ब्लूटूथ की रेंज है, ठीक है, और वाईफाई की भी रेंज है। दोनों रेंज है लेकिन ब्लूटूथ आपके पास कम रेंज पर होता है, वाईफाई की उससे रेंज थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसमें मोड पर भी डिपेंड करता है कि मोड क्या है। रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट। रिस्पॉन्स टाइम होता क्या है? हाउ लॉन्ग इट टेक्स टू डू अ टास्क। एक टास्क है जो स्टार्ट हुआ है और एंड हुआ है, उसको कितना टाइम लगा एग्जीक्यूशन में। एक प्रोग्राम है जो सीपीयू में रन हो रहा है, उसको कितना टाइम लग रहा है एग्जीक्यूशन में, जब वो स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और वो एग्जिट हुआ है। अब रेडी वाली स्टेट नहीं है इसमें, स्टार्ट से एग्जिट तक जितना भी टाइम है वो सारा टाइम होता है रिस्पॉन्स टाइम। थ्रूपुट ये कि उसमें कितना काम हुआ है। थ्रूपुट इज बेसिकली टोटल वर्क डन पर यूनिट टाइम विच इंक्लूड्स टास्क और ट्रांजेक्शन पर और। इसका मतलब है कि उस टास्क को परफॉर्म के लिए कितना काम हुआ है पर और, या जो भी यूनिट है आपके पास टाइम पर सेकेंड है लेट्स सपोज, ठीक है। हाउ आर रिस्पॉन्स टाइम एंड थ्रूपुट अफेक्टेड बाय। अब ये दोनों चीज़ें किस तरह से अफेक्ट कर रही होती हैं? सबसे पहले है रिप्लेसिंग द प्रोसेसर विद द फास्टर वर्जन। अच्छा, अगर मैं प्रोसेसर को रिप्लेस कर दूं किसी फास्टर से, कोर i3 की जगह कोर i5 लगा लूं, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? मेरा रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट इफेक्ट होगा? डेफिनेटली होगा, होना भी चाहिए। अच्छा, सेकेंड है एडिंग मोर प्रोसेसर्स।
अगर मैं सिंगल चिप की जगह, सिंगल कोर की जगह मल्टी कोर यूज़ कर रही हूँ, जैसे मैंने भी कहा कोर i3 यूज़ करी, कोर i5 यूज़ करी, सिंगल चिप की जगह मल्टी कोर यूज़ करी, तो मेरे सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होगी, डेफिनेटली होगी, रिस्पॉन्स टाइम भी बढ़ेगा, थ्रूपुट भी बढ़ेगी। अब है क्या परफॉर्मेंस, जो मैं बार बार कह रही हूँ परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस है क्या? डिफाइंड परफॉर्मेंस इज इक्वल्स टू 1 आवर एग्जीक्यूशन टाइम। इसका मतलब ये है कि एग्जीक्यूशन टाइम जितना कम होगा उतनी ज़्यादा आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस होगी। इन्वर्स है ना, एग्जीक्यूशन टाइम जितना ज़्यादा होगा उतनी आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेडेड होगी। एक्स इज एन टाइम फास्टर देन वाई। किस तरह से? लेट सपोज आपके पास दो सिस्टम्स हैं एक्स और वाई। परफॉर्मेंस ऑफ एक्स ओवर परफॉर्मेंस ऑफ वाई इज इक्वल्स टू एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ वाई और एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एन। अब लेट सपोज हमारे पास दो सिस्टम्स हैं ए और बी। ए में एक टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो 10 सेकंड ले रहा है, और बी में वो टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है वो 15 सेकंड ले रहा है। सेकेंड यूनिट टाइम का यूनिट है, ठीक है, एग्जीक्यूशन टाइम बता रहा है। अब इन दोनों को देखें तो आपको ये पता चल रहा है कि डेफिनेटली ए बेहतर है। क्यों? क्योंकि वो 10 सेकंड में टास्क एग्जीक्यूट कर रहा है, जबकि जो बी है वो 15 सेकंड में ले रहा है। अब इसको हम इवैल्यूएट किस तरह से करेंगे? एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ बी ओवर एग्जीक्यूशन टाइम ऑफ ए इज इक्वल्स टू 15/10 सेकंड्स इज इक्वल्स टू 1.5 सेकंड। मुझे ये तो देखने से पता चल रहा है कि ए बेहतर है बी से। किस रेशो से बेहतर है? वो एन निकालना है मैंने। वो एन क्या है? 1.5। इसका मतलब ये है कि ए इज 1.5 टाइम्स फास्टर देन बी। ठीक है। अब हमने यहाँ देखा कि सिस्टम की परफॉर्मेंस डिपेंड कर रही थी एग्जीक्यूशन टाइम पर। अब एग्जीक्यूशन टाइम आप कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैसे मेजर करते हैं? हाउ यू विल कैलकुलेट एग्जीक्यूशन टाइम? एग्जीक्यूशन टाइम में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है elapsed टाइम, टोटल रिस्पॉन्स टाइम इंक्लूडिंग ऑल एस्पेक्ट्स, प्रोसेसिंग, IO, ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड, आइडल टाइम, डिटरमिन सिस्टम परफॉर्मेंस। अब होता क्या है आपके पास? elapsed टाइम में सारा रिस्पॉन्स का टाइम मीन्स एक टास्क को कितना टाइम लगा है प्रोसेस होने में, उसने कितनी देर में IO डिवाइसेस शेयर की हैं, कितनी देर वो आइडियल रहा है, कितनी देर में उसने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ टास्क एग्जीक्यूट किए हैं। ये सारे जो टाइम है ना, ये सारे टाइम इंक्लूड होते हैं elapsed टाइम में, और ये सारे टाइम ना सिस्टम की परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं। कोई एक चीज़ नहीं है जो आपके पास डायरेक्टली सिस्टम की परफॉर्मेंस बता रही हो कि हम ये कह लें बस खाली प्रोसेसिंग जो है वो सिस्टम की परफॉर्मेंस बता रही नहीं। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे एस्पेक्ट जो हैं, ये समहाउ आपके पास सिस्टम की परफॉर्मेंस बता रहे होते हैं। CPU टाइम क्या है? टाइम स्पेंड प्रोसेसिंग अ गिवन जॉब। अब CPU टाइम में ना सिर्फ वो वाला टाइम इंक्लूड होता है जिसमें CPU बिजी है आपके पास, ठीक है, जिसमें ऑपरेटिंग सिस्टम ओवरहेड नहीं इंक्लूडेड, आइडल टाइम नहीं इंक्लूडेड, बस CPU बिजी है, जो डिस्काउंट कर देता है IO टाइम को अदर जॉब शेयर। लेट सपोज IO डिवाइस को शेयर हो रही है, वो एक्सक्लूड हो जाएगा, सिर्फ CPU का जो टाइम है ना इंगेज रहने वाला वो रहेगा। कंप्राइजेज यूजर CPU टाइम एंड सिस्टम CPU टाइम। अच्छा, अब ये यूज़र CPU टाइम और सिस्टम CPU टाइम की मैं आपको बताऊंगी कर्नल और यूज़र और कर्नल मोड किस तरह से होता है, ठीक है। डिफरेंट प्रोग्राम्स आर अफेक्टेड डिफरेंटली बाय CPU एंड सिस्टम परफॉर्मेंस। प्रोग्राम की जो डिफरेंट प्रोग्राम है ना, वो CPU पे उनकी एग्जीक्यूशन डिफरेंट होती है डिफरेंट कोर्स पर, और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी फिर डिफरेंट होती है। CPU टाइम आप किस तरह से कैलकुलेट करते हैं? CPU टाइम इज इक्वल्स टू CPU क्लॉक साइकिल्स इनटू क्लॉक साइकिल टाइम। अच्छा, विच इज बेसिकली CPU क्लॉक साइकिल्स ओवर क्लॉक रेट या आप क्लॉक साइकिल टाइम लेते हैं। अब परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड किस तरह से होती है? जब मैं रिड्यूस कर दूं क्लॉक साइकिल, क्लॉक है क्या? आपके पास एक हार्डवेयर की क्लॉक होती है जिसका ऑन ऑफ स्विच है 0101। अब दो स्टेट है 0 और 1, या 0 पर टास्क परफॉर्म होगा या 1 पर टास्क परफॉर्म होगा, ठीक है। एक क्लॉक है ना, एक सिग्नल है आपके पास। अब इस क्लॉक के जितने नंबर ऑफ साइकिल्स यूज होते जाएंगे, इसका मतलब ये है कि आपकी उतनी सिस्टम की परफॉर्मेंस डिग्रेड होती जाएगी। जितने कम नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स में आपका टास्क एग्जीक्यूट होगा, आपका टास्क उतना ही बेहतर होगा और सिस्टम की परफॉर्मेंस भी उतनी बेहतर होगी। क्लॉक साइकिल ज़्यादा यूज़ करने का मतलब ये है कि आपका प्रोसेसर जो है वो बार बार स्विच कर रहा है, स्विच ऑन ऑफ ट्रांजिशन हो रही है। अब ये CPU बिजी है ना इसमें, ठीक है। अच्छा, अब क्लॉक रेट अगर आप बढ़ा देते हैं, लेट सपोज आपने क्लॉक रेट बढ़ा दी है,
क्लॉक है जिससे आपके पास प्रोसेसर की क्लॉक है 2.8 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। अब 2.8 गीगाहर्ट्ज का मतलब ये है आपके प्रोसेसर की क्लॉक है, आप इस क्लॉक से ज़्यादा नहीं जा सकते, आपने इतनी फ्रिक्वेंसी पर ऑपरेट करना है सारा कुछ। अब आपने क्लॉक साइकिल कम से कम यूज़ करनी है ताकि सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। हार्डवेयर डिजाइनर मस्ट ऑफन ट्रेड ऑफ क्लॉक रेट अगेंस्ट क्लॉक काउंट। क्लॉक काउंट क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ क्लॉक साइकिल्स, ठीक है। अच्छा, अब सीपीयू टाइम में ना जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो बेसिकली होती ही क्लॉक साइकिल है। क्लॉक साइकिल है, क्लॉक साइकिल का टाइम है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं मल्टी प्रोसेसर्स। अब ये तो हमने देख लिया कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर होती है, आप क्लॉक साइकिल्स को रिड्यूस कर दें, आप एग्जीक्यूशन टाइम कम कर दें, ठीक है। अच्छा, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि अगर आप इंट्रोड्यूस कर दें मल्टी प्रोसेसर्स। मल्टी प्रोसेसर्स मतलब मल्टी कोर माइक्रो प्रोसेसर, मीन आपने सिंगल कोर की जगह मल्टी कोर इंट्रोड्यूस करवा दी है। अब एक चिप नहीं है, बल्कि अब आपके पास नंबर ऑफ कोर इंक्रीज हो गई हैं पर चिप। पहले एक चिप पर एक ही प्रोसेसर था, अब एक चिप पर लेट सपोज एक से ज़्यादा प्रोसेसर हैं। दिस इज़ बेसिकली मल्टी प्रोसेसर, ठीक है। अब जब मल्टी प्रोसेसर आ जाती है तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है पैरेलल प्रोग्रामिंग का। सीरियल प्रोग्रामिंग की जगह या बैच प्रोसेसिंग की जगह आपके पास पैरेलल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है। पैरेलल प्रोग्रामिंग क्या कर रहा होता है? रिक्वायर्स एक्सप्लिसिटली पैरेलल प्रोग्रामिंग। मल्टी प्रोसेसर में आपके पास पैरेलल प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड होती है। कंपेयर विद इंस्ट्रक्शन लेवल पैरेललिज्म, हार्डवेयर एग्जीक्यूट्स मल्टीपल इंस्ट्रक्शन एट वंस हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर। अच्छा, जब पैरेलल प्रोग्रामिंग की बात है इसका मतलब है डिफरेंट प्रोसेसर्स में, एक चिप में लेट सपोज 2 प्रोसेसर है, उन दोनों प्रोसेसर्स में इंस्ट्रक्शंस इकट्ठे एग्जीक्यूट हो सकती हैं, ठीक है। हार्डवेयर उन दोनों प्रोसेसर में साइमल्टेनियसली इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट करवा सकता है एक ही टाइम पर। ये चीज़ ना हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर होती है, प्रोग्रामर को इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है। लेट सपोज आप अभी अभी आपने एक खोल ली है, एक ड्राइव खोली है, डी ड्राइव, ठीक है, और एक साथ पावर पॉइंट की स्लाइड खोल दी है। अब ऐसा हो सकता है कि डी ड्राइव मेरी का जो टास्क है वो एक प्रोसेसर कर रहा है और पावर पॉइंट का जो टास्क है वो दूसरा प्रोसेसर कर रहा है, ठीक है। मुझे इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि कौन से प्रोसेसर पे कौन सा टास्क एग्जीक्यूट हो रहा है, ये प्रोग्रामर से हिडन होती हैं। ये आपकी हार्डवेयर लेवल की डिसीजन की चीज़ें होती हैं कि कौन सा टास्क किधर एग्जीक्यूट होना चाहिए, ठीक है, हिडन फ्रॉम द प्रोग्रामर। अच्छा, हार्ड टू डू। अब इसमें कॉम्प्लेक्सिटी क्या है? क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स है मल्टी प्रोसेसर में? जब इसके एडवांटेजेस हैं तो इसमें क्या चीज़ कॉम्प्लेक्स है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ लोड बैलेंसिंग। आप लोड किस तरह से बैलेंस करेंगी? ऐसा भी तो हो सकता है कि दोनों टास्क जो है मेरे पास, एक मेरी स्लाइड्स हैं जो पीपीटी की और एक जो मेरी ड्राइव है, ठीक है, वो दोनों मेरी एक ही प्रोसेसर पर चल रही हैं, दूसरी प्रोसेसर पर तो कोई चीज़ चल ही नहीं रही है। अब इसके क्या मतलब है? इस चिप की एक प्रोसेसर काम कर रहा है, दूसरा नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, प्रोग्रामिंग फॉर परफॉर्मेंस। अब पहले तो हमारे पास एक चिप के अंदर एक ही प्रोसेसर था, हम उसी की परफॉर्मेंस को देख रहे थे, सीपीयू टाइम से, लैप्स टाइम से, एग्जीक्यूशन टाइम से, बेहतर कर रहे थे। क्लॉक साइकिल से हम उसको मोर और लेस कर रहे थे कि क्लॉक साइकिल कम कर दें, ज़्यादा कर दें, सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी। अच्छा, अब क्या है, जब आपके पास 2 प्रोसेसर हैं और एक ही चिप है, फिर आप परफॉर्मेंस किस तरह से बेहतर करेंगे? ये एक कॉम्प्लेक्स टास्क है कि आपने मल्टी प्रोसेसर की परफॉर्मेंस को बेहतर करना है, ठीक है, उसकी लोड बैलेंसिंग करनी है। ऑप्टिमाइजिंग कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन। ऑप्टिमाइजिंग कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन, कम्युनिकेशन ऑफ द रिसोर्स। लेट सपोज रिसोर्स शेयरिंग है, एक प्रोसेसर को एक रिसोर्स चाहिए, दूसरे को भी वही वाला रिसोर्स चाहिए, या एक टास्क रन हो रहा है एक प्रोसेसर पे, उसको एक रिसोर्स चाहिए, लेट सपोज प्रिंटर, और दूसरा टास्क दूसरे प्रोसेसर पे रन हो रहा है, उसको भी वही वाला प्रिंटर चाहिए उसी टाइम पर। अब किसको प्रिंटर की फैसिलिटी पहले मिलनी चाहिए? ये डिसीजन कौन करेगा? ये डिसीजन किस तरह से होगा कि किस आईओ डिवाइस को पहले वाला प्रिंटर, पहले वाला प्रोसेसर एक्सेस करे? अब रिसोर्स शेयरिंग है ना, सिंक्रोनाइजेशन होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए चीज़ें, ठीक है। इसका मतलब ये कि मल्टी प्रोसेसर आपके पास समहाउ प्रॉब्लम्स तो कम कर देता है, ठीक है, आपके पास परफॉर्मेंस बेहतर कर देता है, एफिशिएंटली काम हो जाता है, आपके पास वेट नहीं करना पड़ता। लेकिन इससे प्रॉब्लम कहाँ पर आता है कि इससे प्रॉब्लम ये आता है कि आपको मैनेज करनी पड़ेंगी चीज़ें हार्डवेयर लेवल पर, और ये जो जितनी मैनेज करनी है ना चीज़ें, ये समहाउ हार्डवेयर लेवल पर करनी है कि आपकी क्लॉक कैसी हो,
चिप की, कि आपकी कोर्स को क्लॉक जा रही है जो, ठीक है। अब ये जो जितना हमने किया ना, ये सारा एक जर्नल ओवरव्यू है आपके पास सिस्टम का, कि आपके पास सिस्टम किस तरह से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। उसमें बेसिक जो चीज़ें हैं, परफॉर्मेंस किस तरह से इवेलुएट होती है आपके पास, ठीक है। फिर आपके पास कंपाइलर क्या कर रहा होता है, असेंबलर क्या कर रहा होता है, कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर क्या है, इनसाइड द सीपीयू क्या है आपके पास, सीपीयू के अंदर। फिर मेमोरी का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, नेटवर्क क्या होते हैं। उसके बाद रिस्पॉन्स टाइम और थ्रूपुट। जो हमारी इससे आगे वाली जितने भी लेक्चर होगा उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होगी ना, हम बार बार ये देख रहे होंगे कि आपने अपने जो प्रोग्राम है उसको इस तरह से ऑप्टिमाइज़ करना है कि सिस्टम की परफॉर्मेंस बेहतर हो। अब हम इसमें असेंबली लैंग्वेज करेंगे, ठीक है। असेंबली लैंग्वेज मीन्स इंस्ट्रक्शंस पर काम करेंगे, जिसमें आपके पास इंस्ट्रक्शन होंगी और कुछ रजिस्टर्स होंगी। अब आपने ना इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना होगा। इंस्ट्रक्शंस आप अपनी मर्जी से नहीं लिख सकते, जो इंस्ट्रक्शन है उसका जो फॉर्मेट है वो आपने एज इट इज़ यूज़ करना होगा, ठीक है। और उसके बाद आपने इसको क्या कहते हैं, एग्जीक्यूट करना होगा सिंगल साइकिल प्रोसेसर पे, मल्टी साइकिल प्रोसेसर पे। अब जो हमारे पास जो मल्टी प्रोसेसर का कॉन्सेप्ट है, ये बेसिकली आप सिंगल साइकिल पर पहले हम पूरा डेटा पाथ देखेंगे इंस्ट्रक्शन का, एडिशन की इंस्ट्रक्शन का। उसके बाद फिर हम मल्टी साइकिल पे डेटा पाथ देखेंगे एडिशन की इंस्ट्रक्शन का। क्या आपके पास सिंगल साइकिल की जगह मल्टी साइकिल प्रोसेसर है, ठीक है। तो उसके अंदर एक इंस्ट्रक्शन किस तरह से एग्जीक्यूट हो रही है, ठीक है।